जब एक वृद्ध पिता अपने बेटे के मिलने की खुशी में अपनी पूरी जिंदगी की थकान भूल जाए तो समझ लेना चाहिए उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी आज लुटा दी है। क्योंकि उम्मीद जब दिल के सबसे नाजुक भाग से जुड़ी हो तो उनका टूटना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। बिना आवाज़ किए शहर में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने दोपहर की धूप में एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। पसीने से लथपथ कपड़े, आंखों में चमक, चेहरे पर एक साधारण सी लेकिन बेहद सच्ची मुस्कान। नाम था उनका श्री गोपाल चंद्र। पेशे से रिक्शा चालक, उम्र लगभग 65 साल। लेकिन आज उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी, क्योंकि वो अपने बेटे से मिलने आए थे। अपने उस बेटे से जिसे उन्होंने अपना पेट काट कर पढ़ाया था, जिसे कभी पैसों के अभाव में माँ खोनी पड़ी थी। लेकिन उस दुख को ताकत बनाकर उन्होंने ठान लिया था, मेरा बेटा डीएम बनेगा। आज वही बेटा जिलाधिकारी संजय कुमार, जिस जिले के जिलाधिकारी के पद पर थे, गेट पर खड़े सुरक्षाकर्मी ने जब गोपाल चंद्र को रोका तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मुझे जिलाधिकारी संजय कुमार से मिलना है। वो मेरा बेटा है, यहीं पोस्टिंग है। सुरक्षा गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उनके पसीने से सने कपड़े, थकी हुई चाल और टूटी चप्पलें देखकर वो थोड़ा चौंक कर बोला, बाबूजी, आप कह रहे हैं कि जिलाधिकारी साहब आपके बेटे हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? श्री गोपाल चंद्र अब भी उसी गरिमा में बोले, बेटे, मैंने उन्हें रिक्शा चलाकर पढ़ाया है। मेहनत करके वो आज डीएम हैं और मेरा ही बेटा है। सुरक्षा गार्ड को थोड़ा संदेह हुआ, फिर भी अंदर चला गया। अंदर एसी वाली केबिन में कोट पहने संजय चमकती कुर्सी पर अपने दो छोटे अधिकारियों के साथ किसी मामले पर बातचीत कर रहे थे। जब गार्ड ने बताया, सर, बाहर एक वृद्ध आए हैं और वो अपना नाम श्री गोपाल चंद बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनके बेटे हैं। संजय कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। चेहरे से रंग उड़ गया, आंखें झुक गई, ओंठ कुछ पल के लिए जम गए। उसके सामने बैठे एक अधिकारी ने सवाल भरे नज़रों से देखा, क्योंकि 2 दिन पहले ही संजय ने एक जिले लेवल की बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें जिले भर के सभी अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने उस मीटिंग में कहा कि मेरे पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो विदेश में रहते हैं। संजय ने कुर्सी को तेज से पकड़ा और फिर उन्होंने अपनी केबिन में लगी खिड़की से देखा। बाहर खड़ा वृद्ध व्यक्ति खिड़की से साफ साफ दिख रहा था। फिर उन्होंने गार्ड से बोला, बोल दो, मैं किसी गोपाल चंद को नहीं जानता। गार्ड हैरान रह गया, लेकिन उसे जैसा आदेश मिला वो बाहर चला गया। बाहर गेट के पास अब भी श्री गोपाल चंद उसी सादगी से खड़े थे। नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। दिल कह रहा था कि अब मेरा बेटा दौड़ता हुआ आएगा, मेरे गले से लग जाएगा, कहेगा, पिताजी आप। अचानक लेकिन गार्ड ने आकर जो कहा, उसने उनके मन को अंदर तक झकझोर दिया। बाबूजी, डीएम साहब ने मना कर दिया, कह रहे हैं कि वो आपको जानते ही नहीं। गोपाल चंद्र जी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपने रिक्शे के हैंडल को पकड़ा, बहुत शांत से वहां से लौटने लगे। उनकी चाल में अब थकावट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने शरीर से नहीं, आत्मा से हार मान ली हो। रास्ते भर उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुकी थी और मन में एक ही बात चल रही थी, क्या सच में मेरे बेटे ने मुझे पहचानने से मना कर दिया? वो सड़क जिस पर कई वर्षों तक अपने रिक्शे को चलाया था, आज उसी सड़क पर उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन
थकावट से नहीं बल्कि उस बेटे की बेरुखी से जिसे कभी अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल लेकर जाया करते थे। गोपाल चंद्र जी आज भी कुछ नहीं बोले, न किसी से शिकायत की, न ही अपने बेटे संजय को कोसा। मन ही मन सोचते जा रहे थे, कहीं गलती मुझसे तो नहीं हुई थी? क्या मैंने ज़रूरत से ज़्यादा उसे आगे बढ़ा दिया? घर पहुंचने के बाद उन्होंने रिक्शे को एक किनारे लगाया, दरवाज़ा खोला, उदासी से अंदर चले गए। छोटा बेटा सुजीत तभी सामने आया। बाबूजी, आप इतनी जल्दी लौट आए, और हाँ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? गोपाल चंद्र जी कुछ कह नहीं पाए, बस नज़रें चुरा रहे थे। जब सुजीत ने बार बार पूछा, उनका हाथ पकड़कर जिद की, बाबूजी मुझे बताओ ना क्या हुआ, तब जाकर खामोशी टूटी, आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। गोपाल चंद्र जी धीमी आवाज़ में बोले, आज मैं तुम्हारे बड़े भाई संजय से मिलने गया, उसी जगह जहां उसका कार्यालय है, लेकिन उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। बेटा, इतना कहते ही उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई। सुजीत स्तब्ध रह गया। क्या भैया ने आपको पहचानने से मना कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है बाबूजी? गोपाल चंद्र जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद उसे अब मुझसे शर्म आती है बेटा। हम तो वही रिक्शा वाले हैं, और अब वह डीएम बन गया है। उसकी दुनिया अब अलग हो गई है। सुजीत का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, नहीं बाबूजी, मैं चलूँगा आपके साथ, और मैं खुद जाकर पूछूंगा क्या हुआ। मुझे भी पहचानने से इनकार करेगा? लेकिन गोपाल चंद्र जी ने उसका हाथ थाम लिया। आवाज़ में वही पिता वाला प्यार था। नहीं बेटा, अब जाने का कोई मतलब नहीं है। किसी को जब अपने की कदर नहीं होती, तब उसे समझाने से कुछ नहीं मिलता। मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना जानता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो चाहे माने या ना माने। सुजीत चुप हो गया। अंदर ही अंदर वह भी टूट चुका था। घर में एक सन्नाटा पसरा था। रात का खाना बिना कुछ बोले निपट गया। दूसरी तरफ उसी समय जिलाधिकारी कार्यालय के ऊंची दीवारों के अंदर संजय कुमार के लिए सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन नियति सब देख रही थी और इंतजार भी कर रही थी उस एक पल का, जब संजय को उसके किए का आईना दिखाया जाएगा और उसमें वह खुद को देख नहीं पाएगा। वो रात किसी और की तरह नहीं थी। उस कमरे में जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज सिर्फ खामोशी पसरी थी। दीवार घड़ी की आवाज़, श्री गोपाल चंद्र की सूखी आंखें इस बात का संकेत दे रही थी कि कोई गहरी चोट दिल पे उतर चुकी है। रात भर नींद उनके पास नहीं आई। वो बार बार इधर उधर पलटते रहे, आंखें आसमान में टिकाए सोचते रहे, जिस बेटे की पहली बार फीस भरने के लिए मैंने ब्याज पर पैसे लिए, जिसके किताब खरीदने के लिए मैंने खुद नंगे पांव चला, क्या वही बेटा आज मुझसे रिश्ता तोड़ चुका है? सुबह होते ही उन्होंने फिर से टूटी चप्पलें पहनी, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लिए फिर रिक्शा लेकर निकल पड़े। क्योंकि भूख, दर्द और अपमान सबको पीछे छोड़कर भी जिंदगी रुकती नहीं। इधर जिले में डीएम संजय कुमार की चारों तरफ तारीफें थीं। दिन के एक कोने में अलग सी बेचैनी थी। बार बार उसका मन अतीत की ओर खींच रहा था, जब वो अपने पिता के साथ स्कूल जाया करता था। जब उसके जूते फट जाया करते थे तो बाबूजी खुद नंगे पांव चलकर उसके लिए जूते खरीद लाते थे। लेकिन वो बेचैनी तब भी बहुत कम थी, जब तक कि जिले के डीएम ऑफिस में वो केस नहीं आया जो विवेक के अंदर छुपे हुए इंसान को तोड़कर रख देने वाला था। 4 दिन बाद एक गरीब व्यक्ति धूल पसीने में सना, गंदे कपड़े पहने, गोद में एक बच्चे को लेकर डीएम कार्यालय रोता हुआ आया। डीएम साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं गरीब हूँ, लेकिन ये देखिए पैसे हैं मेरे पास, जितना चाहिए ले लीजिए, बस मेरे
बेटे को बचा लीजिए। ये सब देखकर और सभी अधिकारी हैरान हो गए। डीएम संजय कुमार भी समस्या सुलझाने में जुट गए, लेकिन जब वो गरीब पिता को देखता है तो उसे किसी और की छवि बार बार दिखने लगती है। उसके पसीने से भीगे चेहरे में, घबराहट भरी आवाज़ में उसकी आँखों की मिन्नतें वो सब किसी और की याद दिला रही थी। उस पिता की जो 4 दिन पहले वो जब शांतपूर्वक डीएम ऑफिस के पास खड़ा था, उसी उम्मीद के साथ, उसी बेचैनी के साथ संजय अचानक कांप उठा। उसने उसकी समस्या का निस्तारण किया, बाहर आकर अकेले में आराम से सांस लिया, लेकिन अब दिल की दीवारें फट चुकी थीं। आत्मा चीख रही थी, तूने क्या किया संजय? तूने अपने ही पिता को ठुकरा दिया, ठीक वैसे ही जैसे आज इस आदमी के दर्द को समझ पा रहा है। उस रात संजय सो नहीं पाया और सुबह उठते ही उसने पहली बार मोबाइल उठाया, लेकिन फ़ोन करने से पहले उसने खुद को झूठे शब्दों से घेर लिया। फ़ोन करूं तो क्या कहूँगा बाबूजी से? यही सोचते सोचते वो सीधा निकल पड़ा अपने पिता गोपाल चंद्र जी के घर की ओर। सुबह की हल्की धूप घर की दीवारों से टकरा रही थी। उस घर में रोशनी कभी भी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि जहां दिल टूट जाते हैं वहां सूरज की रोशनी भी फीकी लगने लगती है। गोपाल चंद्र जी आज भी रोज की तरह उठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब वो जीवनता नहीं थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर टूट गया हो। सुबह की चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन वो अब भी वहीं चुपचाप बैठे थे। आंखों से बहते आंसुओं को कोई देख न ले, इसलिए बार बार गमछे के कोने से पोंछ लिया करते थे। अचानक दरवाजे पर आगमन हुआ। सुजीत ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़ा था संजय। वही संजय जो 4 दिन पहले अपने ऑफिस में अपने ही पिता को पहचानने से इनकार कर दिया था। आज उसी बेटे की आंखें झुकी हुई थी और हाथ कांप रहे थे। सुजीत ने कुछ पल चुप रहा, नज़रें गुस्से से तप रही थी, लेकिन संजय बिना कुछ बोले सीधे अंदर गया और वहां बैठे अपने पिताजी को देखकर वही ज़मीन पर घुटने के बल बैठ गया। गला बंद था, आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू गिरने लगे। धीरे से बोला, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गोपाल चंद्र जी चौंक गए। उन्होंने अपनी नज़रों को थोड़ा ऊपर उठाया, कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये वही बेटा है जिसने 4 दिन पहले दुनिया के सामने उन्हें अपना पिता मानने से इनकार कर दिया था। संजय जब उनके चरणों में अपना सिर रख दिया था, बार बार रोते हुए कहते, बाबूजी मैं झूठी इज्जत के पीछे भागता रहा, मैं डरता रहा कि लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चले कि मेरा पिता रिक्शा चलाता है, लेकिन आज मैं जान चुका हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत वही होती है जो बाप अपने खून पसीने से अपने बेटे को देता है। गोपाल चंद्र जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपते हुए हाथों से संजय का सिर उठाया और अपने सीने से लगाकर बस एक ही बात कही, बेटा मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो तुझे देखने आया था, सोचा था कि तू खुश होगा, मुझे देखकर गले लगाएगा, लेकिन तेरा इनकार सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया था। संजय अब फूट फूट कर रो रहा था। सुजीत जो अभी तक दीवार के पास खड़ा था, वो भी अपने आंसू रोक नहीं सका। उसने संजय के पास जाकर गुस्से में कहा, भैया आप जानते हो बाबूजी उस दिन कितने टूट गए थे, रात भर जागते रहे, खाना नहीं खाया और आप उन्हें पहचानने से मना कर दिया। संजय ने सुजीत का हाथ पकड़कर कहा, मैंने अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है भैया, मैं दुनिया को खुद बताऊंगा कि मैं एक रिक्शा चालक का बेटा हूं, इसी पहचान ने मुझे डीएम बनाया है। गोपाल चंद्र जी ने अपने बेटे के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा तू जो करना चाहता है
अब बिना डरे कर, लेकिन कभी भी इस बात से शर्म मत करना कि तू एक मजदूर का बेटा है, क्योंकि मजदूरी ईमानदारी की सबसे बड़ी पूंजी है। संजय ने अपने पिताजी के पैर छुए कहा, बाबूजी, आज आप मेरे साथ चलिए। मैं आज दुनिया के सामने खड़ा होकर कहूँगा कि यही है मेरे पिता, यही है मेरी कामयाबी और यही है मेरी पहचान। संजय ने अपने पिताजी गोपाल चंद्र जी का हाथ थामा और उस दिन पहली बार उन्हें रिक्शा से नहीं, अपनी कार में बैठाकर अपने कार्यालय ले गया। गोपाल चंद्र जी रास्ते में चुप थे, बिना कुछ बोले, ना ही कुछ पूछा, लेकिन आंखों में जो आंसू थे वो अब किसी अपमान के नहीं, बल्कि एक पिता को अपने बेटे की वापसी के मिले सम्मान की आग से पिघलती हुई आंसुओं की बूंद थी। डीएम ऑफिस के मेन गेट पर गाड़ी रुकी तो गार्ड वही था जिसने कुछ दिन पहले थोड़ी बेरुखी से बात किया था। वो जैसे ही उन्हें पहचान पाया तो तुरंत खड़ा हो गया और संजय से बोला, सर, ये वही संजय? ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ, यही है मेरे पिता और यही है मेरी असली पहचान। गार्ड हक्का बक्का रह गया। विनम्रता से झुककर गोपाल चंद्र जी को सलाम किया। अंदर जाते ही कार्यालय के गलियारे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वो जिलाधिकारी संजय, जिसने बताया था कि उसके पिता विदेश में बिजनेस करते हैं, आज अपने साथ रिक्शा चालक को साथ लाया है और कह रहा है, ये मेरे पापा हैं। संजय ने किसी की ओर देखा नहीं, वो सीधा कार्यालय की तरफ गया जहां उससे छोटे अधिकारी बाकी सभी मीटिंग में थे। दरवाज़ा खोला, सबके सामने खड़े होकर बहुत विनम्रता से कहा, सुनिए सभी लोग, मैं आज आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। जिस इंसान को मैं पिछले कई सालों से छुपाता रहा, आज मैं उसे दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। वो पीछे मुड़ा और फिर उनका हाथ पकड़कर सभी के सामने खड़ा किया। बोले, ये हैं मेरे पिता श्री गोपाल चंद्र जी, जिन्होंने रिक्शा चलाकर मुझे इस काबिल बनाया। मेरी माता जी की मृत्यु के बाद भी हार नहीं मानी, हर दिन हर रात मेरी पढ़ाई, मेरी फीस और मेरे लिए अपना खून पसीना बहाया। मैंने इनसे नज़रें चुराई थी क्योंकि मैं डर गया कि लोग मुझे क्या कहेंगे। संजय की आवाज़ लड़खड़ा रही थी, लेकिन आज मैं नहीं डरता, क्योंकि आज मैं जान चुका हूँ कि इस देश का असली हीरो करोड़पति नहीं, बल्कि वो होता है जो खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को सपनों की उड़ान देता है। कमरे में सन्नाटा था। फिर एक क्षण के बाद तालियों की गूंज ने हर एक दिल को भिगो दिया। एक दूसरा अधिकारी, जो पहले संजय की दोस्त थी और उसके झूठ को सच में मानती थी, सबसे पहले खड़ी हुई और जाकर गोपाल चंद्र जी की चरणों में झुक गए। आप सच में बहुत अच्छे हैं अंकल, आपने जो किया वो शब्दों से परे है। सभी अधिकारी, क्लर्क, स्टाफ, कर्मचारी, एक एक लोग उनसे मिलते गए। उस दिन वो रिक्शा चालक जो 4 दिन पहले गेट से लौटाया गया था, आज उसी कार्यालय के अंदर खड़ा था। सम्मान, आभार, कर्म की नज़रों से नहाया हुआ संजय ने सबसे पहले अपने पिता के लिए एक चेयर मंगवाई और खुद खड़ा रहा। अब तक मैं आपकी परछाई से डरता था बाबूजी, अब मैं चाहता हूं कि आपकी छाया में जीऊं। इसके बाद संजय ने अपने पिता को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया, जहां उन्हें पहली बार एक साफ प्लेट में कुछ अच्छे सामान खाने के लिए परोसे गए। संजय ने अपने पिता के लिए एक खूब सुंदर घर बनवाया, छोटे भाई को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। अब जब भी उनके कार्यालय में कोई गरीब जाता तो जिलाधिकारी संजय उसकी हर मदद को पूरी करता। बस यही कहता, कभी मेरे पिताजी ऐसे किसी डीएम के सामने खड़े थे, आज मेरा फर्ज है कि किसी और गरीब का पिता न लौटे। दोस्तों, बड़ा बनने के लिए बड़ा पद नहीं, बल्कि किया गया त्याग, दिल से दिया गया सम्मान जरूरी होता है।
अब सवाल आपसे, अगर आप कभी ऐसे मोड़ पर आए जहां दुनिया की नज़रों में इज्जत और अपनों का साथ दोनों में से एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी कहानियाँ हम आप तक पहुंचा सकें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।